नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 9th का जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। जो हमारी भाषा रहेगी वो बाइलैंग्वेज रहेगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी, ताकि सभी को समझ में आ सके। देखिए, अगर बात करें ये जो चैप्टर है वो कहाँ काम आता है, तो जो जिनके ये चैप्टर है यानी क्लास 9 उनके तो काम आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो और सभी है, यानी कि जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अदर फर्दर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करें जीवन की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपके सेल यानी कि कोशिका। अगर बात की जाए कि आपकी कोशिका की या सेल की, तो सेल होता है क्या है, तो याद रखना जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, यानी एक छोटा सा कमरा। अ लिटिल रूम यानी एक छोटा सा कमरा। और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने। और कहाँ पे किया था, एक कोर्क यानी कि एक सूखी लकड़ी के टुकड़े के अंदर। और वहाँ पर जो सेल्स उनको मिली थी। अब अगर बात की जाए आपकी लकड़ी जो है, जो आपके गेट जिससे आपके दरवाजे या गेट बने हुए हैं, वो भी एक लकड़ी है। उसके अंदर भी कोशिकाएं यानी कि सेल है, लेकिन वो अब लिविंग नहीं है, वो डेड है। तो ऐसे कैसे जो कॉक है उसमें जो सेल मिली थी वो डेड सेल की थी। सबसे पहले डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। अगर बात की जाए सेल की, तो सेल क्या होता है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है। इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल का सहारा लेना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ एक ईंट की, अगर मैं बात करूँ एक ईंट की, और एक ईंट है जिसको मैं लगातार रिपीट करता जाऊँ, तो आपके सामने आएगी एक दीवार। क्या आएगी, एक दीवार आएगी। अगर मैं उस दीवार को 4 बार रिपीट करूँ तो आपके सामने लगभग छत और फर्श में ऐड कर दूँ तो आपके सामने आएगा एक रूम। अगर मैं उस रूम को लगातार रिपीट करूं तो आपके सामने आएगी एक मंजिल यानी एक फ्लोर। अगर मैं लगातार 10, 15, 20, 50 फ्लोर कंटिन्यू ऐड करता जाऊं तो आपके सामने आएगी एक बिल्डिंग जो कि आपको चाहिए थी। उस बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो उस बिल्डिंग को जो 50 माले की है या 50 मंजिल के प्लस 50 फ्लोर्स की है, तो उसको अगर दूर से देखो आप, तो उसके अंदर आपको ईंट शायद दिखाई ना दे। लेकिन अगर बात की जाए उसकी मूलभूत संरचना की या फंडामेंटल यूनिट की, तो जो ईंट है उसके बिना उस बिल्डिंग की कल्पना करना ही पॉसिबल नहीं है। वैसे ही अगर जैसे बात करें कि उसके पास में, उस बिल्डिंग के पास में अगर मैं ईंट रख दूँ, दूर जाके उस बिल्डिंग को देखूँ, उस ईंट को देखूँ, तो शायद मुझे बिल्डिंग तो दिखाई देगी, लेकिन वो ईंट दिखाई नहीं देगी। लेकिन तो यहाँ देखो, जो एक बिल्डिंग है उसकी अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल यूनिट की, तो उसके लिए फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई, वो एक ईंट यानी कि ब्रिक। ऐसे कैसे अगर मैं बात करूँ हमारे शरीर की, तो हमारा शरीर जो है अलग अलग सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो ये अलग अलग सिस्टम बनके हमारा ह्यूमन बॉडी बनती है। इनमें से मैं बात करता हूँ किसी एक सिस्टम को अपने ले लिया, जैसे ले लिया अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को। अगर हम बात करूँ श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो ये अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपके नोज आ गई, वोकल कैविटी आ गई, ट्रेकिया आ गया एंड लंग्स आ गए ना, मतलब कि आपके मुंह आ गया, सांस नली आ गई और फेफड़े आ गए, फुसफुस। अगर इसमें से एक ऑर्गन को लूँ मैं, जैसे मैंने बात ली फेफड़े ले लिए यानी कि लंग्स ले लिए, जो लंग्स है उसको अगर मैं और जूम करूँ तो वो जो है वो टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। किससे, टिश्यू से। और टिश्यू को अगर आप और जूम करोगे तो वो, अगर उसको और ब्रेक डाउन करोगे तो आप देखोगे कि वो जो है वो एक सेल से मिलके बने हुए हैं। यानी कि सेल की रिपीटेशन से बनता है आपका टिश्यू, टिश्यू की रिपीटेशन से बनता है आपके ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपके बनते हैं कि कोई भी लिविंग। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं इसकी। अब देखो 1665 में रॉबर्ट हुक ने जब इसको डिस्कवर किया, तो जब उन्होंने इसको देखा, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको देखा, तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो एक हनी बी का, जो एक मधुमक्खी छत्ते के अंदर आपने देखा होगा कैसा स्ट्रक्चर होता है हनीकॉम का, कुछ ऐसा। तो लगभग उनको वैसा ही स्ट्रक्चर अपने उसके अंदर, कॉक के अंदर उनको देखने को मिला था। लेकिन ये जो है वो एक डेड था, इसके बाद डेड सेल थी। इसके बाद में 1674 के अंदर एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लियोनहॉक। लियोनहॉक ने क्या किया, लियोनहॉक उनके टाइम पे जो है वो जो है माइक्रोस्कोप है वो बहुत ज़्यादा अच्छे डेवलप्ड हो गए थे। उस कंडीशन में क्या हुआ, उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। यहाँ तक था डेड सेल्स, अब थे लिविंग सेल्स, मतलब लिविंग सेल्स जो कि
मोशन कर सकते हैं, जो कि मतलब उनकी जो मूवमेंट आप देख पा रहे हो। क्योंकि डेड के अंदर तो जो डेड हो गया उसमें कहीं का मोशन, उसमें आप ना तो उनको देख सकते हो कि भाई उनके अंदर कैसी प्रोसेस हो रही है। आप लिविंग के अंदर तो आप इजीली देख सकते हो कि उनके अंदर कैसी प्रोसेस हो रही है। अब देखो, अगर मैं बात करूं उसके बाद का टॉपिक जो है कि हम ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों को, लिविंग जो है उनको सेल के बेसिस पे कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हैं, है ना। सेल के बेसिस पे तो हम इसको सेल के बेसिस पे दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है अपना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरा आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर बात की जाए आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो जैसे आपको नाम में दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है यूनी। यूनी का मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल से बने हुए, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ सर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दे आर मेड अप ऑफ वन सेल्स, मतलब कि जो एक सेल से मिलकर बने हुए हो। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आपके लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर। अगर बात की जाए मल्टी की, मतलब मोर देन वन, मतलब जो है एक से ज्यादा बने हुए हैं। अगर मल्टी सेलुलर की डेफिनेशन की बात की जाए तो दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सब इसके क्या हो गए एग्जाम्पल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो ह्यूमन है, और बात की जाए डॉग, कैट, सारे के सारे इसमें एग्जाम्पल्स में आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं उसके सेल्स के शेप एंड साइज की, यानी इनका आकार और इनकी आकृति, ठीक है। अगर बात करूं इनके शेप एंड साइज की कि क्या सारे के सारे जो सेल्स है वो सेम साइज के और सेम शेप के होते हैं, तो नहीं, याद रखना सारे के सारे जो सेल्स है उनकी साइज और जो शेप है वो सेम नहीं होती है। ये डिपेंड करती है उनके फंक्शन के ऊपर, उनके वर्क के ऊपर, कि उनका क्या वर्क है, उनका क्या फंक्शन है, उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं उनके साइज और अदर चीजें। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन भी सिंगल सेल से मिलकर नहीं बना हुआ, अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि अगर बात करूं आपके अंदर एक है आपके न्यूरॉन, जो है नर्व सेल्स जिसको बोलते हैं, जो कि ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी सेल होती है। अगर आपने देखा हो, बारे में जानते होंगे, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं होता है, ठीक है। ये आगे हो गया तंत्रिका तंत्र, यानी कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अगर इसके अलावा मैं बात करूं आपके अंदर जो ब्लड है, ब्लड इज मेड अप ऑफ क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ठीक है, और प्लेटलेट्स। तो उसमें से बात करूं मैं आरबीसी की, तो आरबीसी का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं और डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का सबको पता है कि जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं होता। इसके अलावा अगर मैं आगे और बात करूं स्पर्म्स की, तो स्पर्म का जो शेप है वो कुछ, जो स्पर्म है वो भी एक सिंगल सेल होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो कुछ ऐसे होती है। अगर मैं बात करूं एग की, तो एग जो सिंगल एग है, जो अनफर्टिलाइज है, वो भी सिंगल एग होता है, जिसकी शेप होती है अलग, ठीक है। तो ये देखा अपन ने इस शेप के, इस टाइप के। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा, उन टॉपिक्स के अंदर अपन क्या देखेंगे, उस टॉपिक के अंदर हम फर्दर एक सिंगल सेल के बारे में जानेंगे कि एक सिंगल सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ओके, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स का अलग अलग काम है, वैसे वैसे जो सेल है वो उसके अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है। वो पूरा काम करके, मतलब पूरा वो वर्क है, उनकी वजह से ही जो सेल है वो अपनी एग्जिस्टेंस यानी लिविंग अस्तित्व रख पाती है। वो अपन आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।